नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाटा ग्रुप की। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रतन टाटा के बारे में। और रतन टाटा बनना आसान नहीं था। टाटा केवल एक बिजनेस ग्रुप ही नहीं, देश के भरोसे का नाम है। तो आज हम इस वीडियो में टाटा ग्रुप के अमेजिंग जर्नी को शुरू से ही जानने वाले हैं। यह एक प्राइवेट कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि एक 200 सालों के एक ऐसे लेगेसी की कहानी है जिसने इंडिया के बिजनेस का चेहरा बदल दिया। टाटा ग्रुप ने देश को वो सब कुछ दिया जिसको देश की जरूरत थी। टाटा स्टील, टाटा नमक, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसको TCS बोलते हैं, एयर इंडिया, विस्तारा, ऐसे ही ढेर सारे बहुत नाम हैं। अगर मैं सारे नाम गिनाते जाऊं तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। तो कहानी शुरू होती है गुजरात के नवसारी से। यहाँ पर एक पारसी परिवार रहता था जिनका नाम था नुसरवान भाई टाटा और उनकी वाइफ का नाम था जीवन बाई। और नुसरवान जी अपने गांव जाकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। और साल था सन 1839 जब उनके एकलौते बेटे जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ। तो उनकी परवरिश और पढ़ाई पर नुसरवान जी ने काफी ज्यादा ध्यान दिया। वैसे तो जमशेद जी का भी बचपन गुजरात के नवसारी में ही गुजरा। फिर सन 1859 में जब जमशेद जी केवल 19 साल के थे तो उनके पिता नुसरवान जी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। सोचिए, एक 19 से 20 साल के लड़के को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बाहर देश भेज दिया जाता है। आज के जमाने में तो यह आम बात लगेगी, लेकिन उस जमाने में 1859 में यह एक बहुत बड़ी बात थी। और गौर करने वाली बात यह भी थी कि उस समय एरोप्लेन का भी आविष्कार नहीं हुआ था। सोचिए, अभी भी एरोप्लेन इन्वेंट होने में 55 साल बाकी थे जब जमशेद जी हांगकांग गए थे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। उस समय जहाज से बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ता था। तो जमशेद जी टाटा हांगकांग पहुंच जाते हैं और देखते हैं दुनिया हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे है। हम तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। हमें इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जमशेद जी एक देशभक्त इंसान थे। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस डेवलपमेंट करने का सोचा कि जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार भी दिलाए। और इसी सोच ने टाटा ग्रुप की बुनियाद रखी। साल था 1868। 21,000 की कैपिटल के साथ जमशेद जी ने एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की और साथ ही साथ मुंबई में एक ऑयल मिल खरीद कर अलेक्जेंड्रा के नाम से, और फिर उस ऑयल मिल को उन्होंने एक कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया और फिर 2 साल चलाने के बाद एक अच्छे मुनाफे में बेच दिया। और फिर क्या किया जमशेद जी ने, मुंबई पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर नागपुर में एक्सप्रेस मिल के नाम से एक कॉटन मिल की शुरुआत की। और नागपुर जगह चुनने का उनका जो फैसला था वो चौंकाने वाला था, लेकिन जमशेद जी ने जो दुनिया घूम कर सीखा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सही फैसला लिया था। दरअसल नागपुर में कॉटन का प्रोडक्शन होता था, सस्ते में लेबर मौजूद थे और ट्रेन से मुंबई पोर्ट की कनेक्टिविटी भी अच्छी थी। और यही रीजन था कि एक्सप्रेस मिल बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस किया, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला और टाटा ग्रुप फेमस होने लगा। और यह वही समय था जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेज हुकूमत हम भारतीयों को नौकर समझती थी और भारतीय मजदूरों से दिन रात जानवरों की तरह काम करवाते थे। और वही जमशेद जी ने एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में सोचना शुरू किया और एक्सप्रेस मिल के कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि, इंश्योरेंस और ग्रेचुटी जैसी स्कीम की शुरुआत की। यहाँ तक कि वर्किंग कंडीशन सुधारने के लिए नौकरी का समय 8 घंटे कर दिया गया, सुरक्षा के उपकरण लगाए गए और बिना सैलरी कटौती के छुट्टियों की शुरुआत जमशेद जी टाटा ने ही किया। जमशेद जी के कुछ सपने थे भारत को लेकर। उनका ऐसा मानना था कि बिना इसके भारत देश की तरक्की मुमकिन नहीं है। और जो उनके सपने थे वो थे, पहला जो था कि एक स्टील कंपनी की शुरुआत करना जिससे कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी जा सके। दूसरा जो उनका सपना था, वर्ल्ड क्लास होटल का, जिससे कि हर भारतीय को गर्व का अनुभव हो, क्योंकि उन दिनों भारतीयों को यूरोपियन होटल में बहुत ही मुश्किल से एंट्री मिलती थी। तीसरा जो सपना था जमशेद जी टाटा का, वो था एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। और जो फोर्थ उनका सपना था वो था एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट का। इन सपनों को पूरा करने के लिए उनके दोनों बेटे दोराब जी टाटा और सर रतन टाटा पूरी जी जान से उनके साथ लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे रतन टाटा के ग्रैंडफादर का नाम भी
सर रतन टाटा ही था। जमशेदजी टाटा के सारे सपने उनके बेटों ने पूरा किया। उसमें जो सबसे पहले पूरा हुआ वो हुआ ताज होटल। यह होटल भारत का एक ऐसा पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। बाकी के सपने भी जल्द ही पूरे होने वाले थे। जमशेदजी टाटा की अनफॉर्चुनेटली जर्मनी में डेथ हो जाती और यह साल था सन 1904। जमशेदजी टाटा के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का। और काफी मुश्किलों के बाद सन 1907 में टाटा आयरन स्टील की स्थापना किया, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता था। और इसी टिस्को को आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस शहर को आज हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं उसको जमशेदजी टाटा के नाम पर ही रखा गया है। फिर क्या था, जमशेद जी के 2 सपने तो पूरे हो गए, 2 सपने अभी और बचे थे। उसको दोराब जी ने सन 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और सन 1911 में टाटा पावर की नींव रखकर पूरा किया। यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो दोराब जी थे उनको भी कोई संतान नहीं था और उनकी पत्नी का जो नाम था वो मेहरबाई था, जिनकी मौत कैंसर से हुई। जिसके बाद दोराब जी ने स्पेशली कैंसर में रिसर्च करने के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना किया और दोराब जी की भी मृत्यु सन 1932 में हो गई। दोराब जी टाटा के छोटे भाई सर रतन टाटा का बिजनेस से ज्यादा चैरिटी में दिलचस्पी थी और उन्होंने देश की आजादी के लिए गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी की भी मदद की। दोराब जी के बाद टाटा ग्रुप की कमान सर नौरोजी सतलजवाला को दी गई। दरअसल नौरोजी टाटा उनके मामा थे और उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए सतलजवाला ने भी पूरी लगन के साथ काम किया। और सतलजवाला ने उस समय टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी जब दुनिया मंदी की चपेट में था, लेकिन सतलजवाला ने कंपनी की ग्रोथ को बरकरार रखने में सफल रहे और साल 1938 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के सबसे क्रांतिकारी चेयरमैन JRD टाटा के बारे में, जिन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया के हर कोनों में पहुंचा दिया। 50 सालों तक JRD टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे और जब JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी उस समय जो कंपनी का नेटवर्थ था वो था $100 मिलियन और टाटा ग्रुप के साथ 15 कंपनी अटैच थी। और 50 सालों के दौरान JRD टाटा ने टाटा ग्रुप को $5 बिलियन तक पहुंचा दिया और जो कंपनी अटैच किया टाटा ग्रुप के साथ वो नंबर था 95। अगर आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं तो जब JRD टाटा ने कंपनी ज्वाइन किया था उस समय टाटा ग्रुप का जो नेटवर्थ था वो था $100 मिलियन और जो कंपनी अटैच थी टाटा ग्रुप के साथ वो 15 कंपनी अटैच थी। लेकिन जब इन्होंने कंपनी को लेफ्ट किया उस समय टाटा ग्रुप का जो नेटवर्थ था वो $5 बिलियन और जो कंपनी इन्होंने अटैच किया टाटा ग्रुप के साथ वो नंबर था 95। JRD टाटा देश के एकमात्र बिजनेसमैन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पर JRD टाटा के बारे में कुछ चीजें जानना आपको जरूरी है। दरअसल उनके पिता रतन जी दादा भाई टाटा जमशेद जी टाटा के कजिन थे और उनकी माँ सुजैन फ्रांस की रहने वाली थी, इसलिए JRD टाटा का बचपन फ्रांस में ही बीता और वहाँ की गवर्नमेंट रूल के अनुसार उन्हें 1 साल तक आर्मी में भी काम करना पड़ा और इस काम से उन्हें बहुत मजा आया और उसी नौकरी को वो आगे भी जारी रखना चाहते थे। लेकिन उनके पिता ने साल 1925 में उन्हें इंडिया बुला लिया। JRD टाटा ने इस उम्मीद से इंडिया आए कि घर की कंपनी है और किसी बड़े पोजीशन पर रहेंगे, लेकिन टाटा ग्रुप में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही है अभी भी। उन्हें उस समय एज ए अप्रेंटिस काम करने का मौका दिया गया और धीरे धीरे जमशेद जी के नक्शे कदम पर चलते हुए साल 1938 में मात्र 34 साल की उम्र में टाटा ग्रुप की कमान उनके हाथ में आ गई। JRD टाटा ने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया। उन्होंने फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग ली और सन 1929 में उनको इंडिया के पहले कॉमर्शियल
पायलट का लाइसेंस मिला। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिसे सन 1953 में भारत सरकार अपने कंट्रोल में लेकर एयर इंडिया का नाम दे दिया। लेकिन JRD टाटा 1977 तक एयर इंडिया के अध्यक्ष बने रहे। साथ ही साथ इन्होंने टाटा ग्रुप का बहुत विस्तार किया अलग अलग सेक्टर में, जिसमें टाटा नमक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स, वोल्टास, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसको TCS के नाम से भी जाना जाता है, और टाइटन इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। ये सब कुछ JRD टाटा के द्वारा ही शुरू किया गया था और इन सब के पीछे टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय थे, क्योंकि JRD टाटा अपने हर एक एम्प्लॉय का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। और जमशेदजी ने जो एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम शुरू किए थे उसको JRD टाटा जी ने अपनी सभी कंपनियों में लागू किया। अब आता है सन 1991। इस समय विदेशी कंपनियों को भारत में भरपूर मौका दिया गया व्यापार करने के लिए। यह वह समय था जब टाटा ग्रुप बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। तो उस समय जो टाटा ग्रुप में नए चेयरमैन बनाए गए वह थे आज के रतन टाटा, जिनका पूरा नाम था रतन नवल टाटा। और रतन टाटा ने अपने काबिलियत के दम पर टाटा ग्रुप की जो लेगेसी चली आ रही थी उसको कहीं भी डाउन होने नहीं दिया और उसके लिए उन्होंने अपने कोर बिजनेस पर ध्यान दिया और फिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर करना शुरू की। रतन टाटा जी ने सन 2000 में टेटली, सन 2007 में कोरस ग्रुप और सन 2008 में जगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर करके सबको चौंका दिया। और इस चीज से रतन टाटा जी ने बिजनेस में एक नया मुकाम हासिल किया और साथ ही साथ टाटा ग्रुप की जो लेगेसी थी उसको आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके साथ ही साथ उन्होंने टाटा ट्रस्ट की भी स्थापना की, जो कि इंडिया के साथ ही साथ वर्ल्ड के चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशनों में से एक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से टाटा ग्रुप की जो लेगेसी थी, जो टाटा ग्रुप की जो नींव रखी गई, उसके बारे में आपको काफी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं किसी एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।